देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग प्रथम की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपको तृतीय प्रश्न पत्र प्राणी शास्त्र का पढ़ा रहा हूँ, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी का पेपर है। इसमें हम लोग पहली यूनिट का अध्ययन पूरा कर चुके हैं। आज से सेकेंड यूनिट प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहली टॉपिक आएगा क्लेवेज या विदलन। तो आज हम क्लेवेज या विदलन की बात करते हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया, गैमीट के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया, ये तमाम प्रक्रियाओं का हमने अध्ययन कर लिया था। जो जाइगोट बना होता है, उसी जाइगोट के विभाजनों से ही भ्रूण और भ्रूण के बाद पूरे के पूरे जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से जाइगोट का तेजी से विभाजन होता है, अनेक बार विभाजन होता है, और इसी विभाजन को क्लेवेज या विदलन कहते हैं। क्लेवेज क्या है? जाइगोट का इस प्रकार का विभाजन है जिसमें आकार में वृद्धि नहीं हो रही है, साइज बढ़ नहीं रहा है और विभाजन होता चला जा रहा है, अर्थात इंटरफेज अवस्था बहुत छोटी रह जाती है, जिससे वृद्धि नहीं होने पाती कोशिका की, विभाजन होता चला जाता है। वास्तव में होता क्या है कि जब एग बना था, अंडाणु बना था, तो अंडाणु में बहुत अधिक मात्रा में सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हुई थी, निर्माण की प्रक्रिया हुई थी। साइटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट्स का बहुत अधिक निर्माण हुआ। परिणाम क्या हुआ कि जो अंड कोशिका है वो बहुत बड़ी कोशिका हो जाती है, सामान्य कोशिका से 200 से 2000 गुना तक बड़ी कोशिका बन जाती है। अब इस 200 से 2000 गुना बड़ी कोशिका में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का अनुपात बिगड़ जाता है, सामान्य अनुपात नहीं रह जाता है। उस सामान्य अनुपात को प्राप्त करने के लिए यही होता है कि बार बार साइटोप्लाज्म का विभाजन हो, बार बार न्यूक्लियस का विभाजन हो और साइटोप्लाज्म के पदार्थों का निर्माण इस बीच ना हो, ताकि धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का अनुपात कम होने लगे और सामान्य अनुपात न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का प्राप्त हो जाए। तो क्लीवेज के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? ये एक प्रकार का माइटोटिक विभाजन है। इसमें जो इंटरफेज अवस्था में सिंथेसिस और ग्रोथ की क्रियाएं होनी होती हैं, वो नहीं होने पाती। इसके अलावा ये माइटोटिक विभाजन जैसा ही है। दूसरा क्या इसका लक्षण है? कोशिका का आकार हर विभाजन के बाद छोटा होता चला जाता है। तीसरा, भ्रूण का यह सामान्य आकार जनरल शेप परिवर्तित नहीं होता है, साइज भी परिवर्तित नहीं होता है। चौथी बात क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के पदार्थ हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में, और इस तरह से साइटोप्लाज्म धीरे धीरे कम होता जाता है। अगली बात यह है कि अंडे का जो सामान्य ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है, यथावत रहता है। अभी जैसा मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो बहुत बढ़ चुका रहता है अंडे के निर्माण के समय, तो ये क्लेवेज के द्वारा या विदलन के द्वारा ये रेशियो सामान्य अनुपात तक ला दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि क्लेवेज के बाद जो जाइगोट है वो कोशिकाओं की एक बॉल जैसा बन जाता है। बहुत सी कोशिकाएं एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको मॉरुला कहते हैं। ये क्लेवेज का परिणाम है, मॉरुला। और अगली बात कि साइटोप्लाज्म के जो पदार्थ हैं, प्रोटीन आदि, उनका निर्माण नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस के पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे डीएनए, कुछ मात्रा में आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इनका निर्माण होगा। न्यूक्लियस के पदार्थ हैं जो, साइटोप्लाज्म के पदार्थों का निर्माण इस क्रिया में नहीं होता है। तो अब क्लेवेज के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लेवेज। कई प्रकार से इसके टाइप्स का विभाजन किया जा सकता है। जो अब आपने पहले पढ़ा था कि अंडों में यॉक पाया जाता है, जो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। वास्तव में ये जो यॉक है, ये भ्रूण के या ये जाइगोट के
विभाजन को प्रभावित करता है। जहाँ पर यौक अधिक होगा वहाँ विभाजन बहुत मंद गति से होगा, बहुत धीरे गति से होगा, और जहाँ यौक कम होगा वहाँ विभाजन तेज गति से होगा। तो इस प्रकार से क्लीवेज या विभाजन की दर या स्पीड या रेट ये यौक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लीवेज का पैटर्न भी यौक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से यौक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लीवेज के पैटर्न और क्लीवेज के रेट का निर्धारण करने में। तो यौक के आधार पर दो प्रकार के क्लीवेज हो सकते हैं। एक तो होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज, इसमें जो क्लीवेज फरो बनेगा, जो विभाजन होना शुरू होगा, वो पूरे के पूरे कोशिका को जाइगोट को विभाजित करेगा। अर्थात एक ओर से विभाजन की फरो शुरू होगी और वो कोशिका के दूसरे कोने तक पहुंचेगी। अब इसमें दो विभाजन, इसको पूर्ण विभाजन कहते हैं, टोटल या होलोब्लास्टिक या पूर्णभंजी। पूरा का पूरा जाइगोट सीधे सीधे या पूरी की पूरी कोशिका दो भागों में, दो कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। अब अगर ये माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल, अर्थात जहाँ पर यौक की मात्रा अत्यंत कम है, अल्प है, तो वहाँ पर तो ये इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। इक्वल का मतलब कि बनने वाली दोनों कोशिकाएं समान आकार की हैं। और अगर यौक की मात्रा अधिक है, बड़ी मात्रा है, या अंडे में एक किनारे पर यौक स्थित है, तो ये विभाजन अनइक्वल हो जाएगा। दो बनने वाली कोशिकाएं असमान होंगी, एक बड़ा कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होगा। ये अनइक्वल प्रकार का होलोब्लास्टिक विभाजन होगा। यहाँ देखें, ये बनाया है मैंने, सबसे ऊपर देखें, ये इक्वल प्रकार का होलोब्लास्टिक विभाजन सबसे ऊपर बाएं पर ये चित्र दिखाया गया है। ऊपर एनिमल पोल लिखा है, नीचे वेजिटल पोल। बिल्कुल बीच से विभाजन रेखा निकल रही है और दो बराबर कोशिकाएं बन गई हैं। इसी के दाहिनी तरफ देखिएगा तो यहाँ अनइक्वल प्रकार का होलोब्लास्टिक विभाजन दिखाई दे रहा है। इसमें यौक पड़ा हुआ है, देखेंगे नीचे की तरफ जहाँ वेजिटल पोल है वहाँ यौक है। यौक होने के नाते जो विभाजन रेखा है वो सीधी सीधी आगे ना बढ़ करके किनारे खिसक गई है। परिणाम क्या हुआ है कि एक छोटा कोशिका बना है, दूसरी बड़ी कोशिका बन गई है। ये अनइक्वल प्रकार का होलोब्लास्टिक विभाजन हुआ। दूसरे प्रकार का विभाजन जिसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। मीरोब्लास्टिक अर्थात पार्शियल, आंशिक विभाजन। जो भी जाइगोट या कोशिका है वो पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। विभाजन एक तरफ से विभाजन रेखा प्रारंभ होगी, लेकिन विभाजन रेखा दूसरे कोने तक नहीं पहुंचेगी, अर्थात पूर्ण विभाजन नहीं होगा। इसको अंशभंजी या आंशिक रूप से विभाजित होने वाला कहेंगे। ये वहीं पाया जाएगा जहां एग में, अंडे में यौक की मात्रा बहुत अधिक हो, वहाँ ये पाया जाएगा। क्लेवेज फरो अर्थात विभाजन रेखा पूरे के पूरी कोशिका को विभाजित नहीं हो करेंगे। एक तरफ विभाजन होगा जहाँ यौक नहीं है, और जहाँ यौक है वहाँ विभाजन होगा ही नहीं। विभाजन रेखा वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। जैसे पक्षियों के अंडे हैं, रेप्टिलिया के अंडे हैं, उनमें इस प्रकार का स्थिति पाया जाता है। ये भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है सुपरफिशियल, जैसे इंसेक्ट का अंडा होता है, उसमें केंद्र में यौक स्थित होता है, अर्थात केंद्र में विभाजन नहीं हो सकता। जहाँ यौक है वहाँ विभाजन नहीं होगा। तो केंद्र में यौक है, केंद्र में विभाजन नहीं होगा, परिधि में विभाजन हो जाएगा। और दूसरा डिस्क्वाइडल हो सकता है ऐसे केसेज में जहाँ यौक केंद्र में ना होकर के एक तरफ बड़ी मात्रा में पाया जाए, जैसे बर्ड है, रेप्टिलिया है। तो यहाँ पर जो एनिमल पोल होगा विभाजन मात्र वहीं पर होगा, वेजिटल पोल में विभाजन होगा ही नहीं। उस एनिमल पोल को डिस्क कहते हैं और विभाजन वहीं पर होता है, बाकी भागों में विभाजन नहीं होता, इसलिए इसको डिस्क्वाइडल कहते हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। देखें मीरोब्लास्टिक, यहाँ देखें
ये चित्र बनाया मैंने। यहाँ देखें ये मीरोब्लास्टिक है, नीचे की तरफ देखेंगे यॉर्क पड़ा हुआ है बड़ी मात्रा में, और ऊपर की तरफ एनिमल पोल है। विभाजन आप देखेंगे ऊपर की तरफ ही हो रहा है, नीचे यॉर्क में कोई विभाजन नहीं हुआ। ऊपर आप देखेंगे वो कोशिकाएँ दिख रही हैं। तो ये डिस्क्वाइडल प्रकार का मीरोब्लास्टिक विभाजन। दूसरा यहाँ देखेंगे बीच में यॉर्क पड़ा हुआ है, किनारे किनारे आप देखेंगे विभाजन हुआ है। तो ये सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक प्रकार का विभाजन, अंशभंजी सुपरफिशियल। अगर इस बात पर देखा जाए कि विभाजन के बाद ब्लास्टोमर्स का क्या होता है, तो उसके आधार पर दो प्रकार का क्लीवेज हो सकता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज उन जीवों में पाया जाता है, इनको प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। ये निम्न श्रेणी के इनवर्टिब्रेट प्रकार के जीव होते हैं, जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ये प्रोटोस्टोमिया हो गए। इनमें जो ब्लास्टोमर्स होते हैं उनमें बहुत प्रारंभिक अवस्था में ये निर्धारित हो जाता है कि कौन सा ब्लास्टोमर आगे चल कर के किस अंग का निर्माण करेगा। ये बहुत प्रारंभिक अवस्था में निर्धारित हो जाता है, अर्थात डिटरमिन्ड हो जाता है कि ये कौन सी कोशिका आगे क्या बनाएगी। तो ऐसे केस में मान लीजिए मॉरुला अवस्था में भ्रूण को दो भागों में काट दिया गया। अब होगा क्या कि मॉरुला के दोनों भाग आधे आधे भ्रूण का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि ये तय था कि कौन सा कोशिका क्या बनाएगी आगे चल कर के। तो जो बनाना था वही उन्होंने बनाया, पूरा भ्रूण नहीं बन पाएगा, एक हिस्से से आधा भ्रूण बनेगा, दूसरे हिस्से से दूसरा आधा भ्रूण बनेगा। ये डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है और ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। दूसरा इनडिटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज जो ड्यूटेरोस्टोमिया हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा है या कॉर्डेट्स वगैरह हैं, यहाँ जो ब्लास्टोमर होते हैं इनमें प्रारंभिक अवस्था में ये निश्चित नहीं रहता कि आगे कौन सा ब्लास्टोमर क्या बनाएगा, अर्थात हर ब्लास्टोमर पूरे के पूरे भ्रूण को बनाने में सक्षम होता है। तो अगर यहाँ पर मॉरुला के टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़ा एक एक पूरे भ्रूण का निर्माण करेगा, क्योंकि कोशिकाओं में टोटीपोटेंसी है, कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिका को बनाने में, ऊतक को बनाने में सक्षम हैं, और इसलिए ये इनडिटर्मिनेट प्रकार का है। यहाँ पहले से तय नहीं है कि कौन सी कोशिका आगे क्या बनाएगी। अब क्लीवेज के प्लेन की बात करते हैं। देखिए ये यहाँ से आपको दिखा देते हैं डायग्राम से। देखिए ये एक यहाँ पर बड़ी मुश्किल है, ये मेरिडियोनल प्लेन है। आप देखेंगे एनिमल पोल से विभाजन रेखा चली, वेजिटल पोल तक पहुँची, अर्थात एनिमल पोल भी आधा आधा बढ़ गया, वेजिटल पोल भी आधा आधा बढ़ गया। ये मेरिडियोनल प्लेन कहलाता है। एनिमल वेजिटल एक्सिस पर सीधे सीधे विभाजन रेखा चले। इसी का दूसरा दिखाई देगा वर्टिकल प्लेन। आप इसमें देखेंगे कि एनिमल वेजिटल पोल की तरफ तो विभाजन रेखा जा रही है, लेकिन केंद्र से नहीं गुजर रही है। पिछले में आपने देखा था ये रेखा केंद्र से गुजरी थी, तब इसको हमने मेरिडियोनल कहा था। यहाँ पर ये रेखा केंद्र से नहीं गुजर रही है, उसके बगल से गुजर रही है। दिशा तो एनिमल वेजिटल ही है, लेकिन लोकेशन सेंट्रल नहीं है। ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच से ये रेखा जा रही है। एनिमल पोल एक तरफ रह जा रहा है, वेजिटल पोल दूसरी तरफ रह जा रहा है। इसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और अगर यही रेखा केंद्र से ना गुजरे, ऊपर या नीचे से गुजर जाए केंद्र के, तो ये लेटिट्यूडनल प्लेन कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये प्लेन ऑफ क्लीवेज हो गए।
इसी तरह से क्लीवेज के पैटर्न की भी बात कर सकते हैं। यहाँ ये कुछ उदाहरण भी दिए हैं। देखिए मेरीडियोनल प्लेन मैंने आपको बताया कि जब क्लीवेज की जो रेखा है वो एनिमल पोल से शुरू होकर के वेजिटल पोल की तरफ जाए, सीधे एनिमल वेजिटल एक्सिस पर से गुजरे, दोनों पोल विभाजित हो जाएं। उदाहरण चिक्का अर्थात मुर्गी के अंडे का पहला विभाजन, या मेढक राना पाइपेंस का विभाजन। दूसरा वर्टिकल प्लेन है, जैसा मैंने बताया कि मेरीडियोनल टाइप का ही हो, लेकिन जो विभाजन रेखा है वो केंद्र से ना निकले, केंद्र के किनारे से निकल जाए, तो ये वर्टिकल प्रकार का प्लेन कहलाता है। जैसे चिक्का मुर्गी का तीसरा क्लीवेज। और अगला मैंने इक्वेटोरियल बताया था, जिसमें एनिमल वेजिटल एक्सिस के राइट एंगल्स पर 90 डिग्री पर ये चलता विभाजन हो रहा हो। इसके एक तरफ एनिमल पोल हो जाता है, दूसरी तरफ वेजिटल पोल रह जाता है, और ये इक्वेटोरियल कहलाता है। जैसे हायर मैमल्स में ये विभाजन, पहला विभाजन जो होता है वो ऐसा ही होता है। और अगर इक्वेटोरियल वाला विभाजन केंद्र से नहीं निकल रहा हो, केंद्र के ऊपर या नीचे से निकल रहा हो, तो वही लैटिट्यूडनल प्रकार का विभाजन कहलाएगा, जैसे फ्रॉग का तीसरा विभाजन। अब हम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्लीवेज के पैटर्न की। अंडे के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्लीवेज के कई पैटर्न हो सकते हैं। जैसे रेडियल क्लीवेज, जब प्रत्येक विभाजन रेखा अपनी पिछली विभाजन रेखा के राइट एंगल 90 डिग्री कोण पर काटे, अर्थात हर विभाजन रेखा पिछली विभाजन रेखा को 90 डिग्री पर काटे, तो ऐसे केस में जो ब्लास्टोमर होंगे वो सिमेट्रिकली क्रमवार तरीके से पोलर एक्सिस के चारों ओर इकट्ठा होंगे, और इनको कहते हैं रेडियल प्रकार का क्लीवेज। दूसरा है स्पाइरल प्रकार का क्लीवेज, जब माइटोटिक स्पिंडल तिरछा बन जाए, सीधा ना बने, जो माइटोटिक तंतु है, स्पिंडल है, वो तिरछा बन जाए और ब्लास्टोमर अपने रेडियल अरेंजमेंट से विस्थापित कर दिए जाएं, किनारे खिसका दिए जाएं, तो ये स्पाइरल कहलाता है। हर बनने वाला जो नया ब्लास्टोमर है वो पिछले ब्लास्टोमर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। उदाहरण जैसे टर्बिलेरिया और एनेलिडा। एक और क्लीवेज हो सकता है जिसको बाइलेटरल प्रकार का क्लीवेज कहते हैं। अगर माइटोटिक स्पिंडल इस प्रकार से बने कि वो मीडियन प्लेन के दोनों साइड में हो, दोनों लेटरल साइड्स में बने, तो ये बाइलेटरल क्लीवेज कहलाएगा। हायर मैमल्स में ऐसे होता है। क्लीवेज के कुछ नियम दिए गए थे, इन नियमों को देख लेते हैं। पहला है सैक का नियम, सैक्स लॉ ऑफ क्लीवेज। सैक ने 1877 में नियम दिया था। उनका कहना था कि अगर कोई और कारण ना हो तो कोशिकाएं हमेशा बराबर आकार में, अर्थात इक्वल विभाजन होंगी, बनने वाले ब्लास्टोमर बराबर होंगे। पहला नियम इनका ये था। अब ये नियम तो है, लेकिन क्योंकि अन्य कारक होते हैं, सबसे बड़ा कारक यॉक है, और यॉक की उपस्थिति के कारण ही सैक का ये नियम लागू नहीं हो पाता है। दूसरा ये इन्हीं का था, सैक का ही नियम था कि हर अगला क्लीवेज फरो अर्थात विभाजन रेखा पिछली विभाजन रेखा से 90 डिग्री पर ही चलेगी। दूसरा नियम हार्टविग का नियम कहलाता है। हार्टविग ने 1881 में दिया था। इनका कहना था कि जहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक डेंसिटी अधिक होगी वहीं पर माइटोटिक स्पिंडल बनेगा, अर्थात जहाँ यॉक भरा हुआ होगा वहाँ माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा। जहाँ यॉक नहीं होगा, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा, वहीं पर माइटोटिक स्पिंडल बनेगा। तीसरा बाफर्स का नियम है, 1885 में बाफर ने दिया था, और
ये वही नियम है जो अभी हमने पहले आपसे बताया था कि विभाजन की दर यौक की मात्रा से प्रभावित होती है। अगर यौक अधिक है तो विभाजन दर कम होगी, रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा, स्पीड ऑफ क्लीवेज कम होगा, और अगर यौक कम है तो रेट या स्पीड ऑफ क्लीवेज अधिक होगा। तो ये क्लीवेज के कुछ नियम आपको बताए, क्लीवेज के बारे में आपको बताया, ये एक डायग्राम भी दिया है आपको। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे।